हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज आपको सिखा रहा हूं 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमने पूरा कर दिया है। अभी है 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे हैं हम नेशनलिज्म इन इंडिया कि भारत के अंदर जो है राष्ट्रीयवाद की भावना किस प्रकार से हुई, राष्ट्रीयवाद कैसे आया, कैसे राष्ट्र बने हमारा और किस प्रकार से लोगों में राष्ट्रीयवाद की भावना रही। ये हमारा है चैप्टर नंबर 2। ठीक है नहीं? तो मैं आपको इसको एनसीईआरटी बुक की मदद से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे को कॉल करके बताते हैं कि सर आप एनसीईआरटी बुक की मदद से लाइन बाय लाइन पढ़ाओ ताकि हमारे को पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है नहीं? तो अगर शॉर्टकट पढ़ाने से क्या है, बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी बुक की मदद से लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान देना। अभी अब हम शुरू कर रहे हैं इसको। एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। आपने पढ़ चुके हो कि भाई यूरोप के अंदर एक नेशन स्टेट के रूप में किस प्रकार से वहाँ पर नेशन स्टेट बने। ये आपने अच्छी तरह पढ़ लिया कि पहले छोटे छोटे राजा होते थे वहाँ पर, उसके बाद क्रांतियाँ हुई, क्या क्या हुआ, वो सब आपने पढ़ चुके हो। तो आप वहाँ पर आपको पता है कि नेशन स्टेट कैसे बने वहाँ पर। इट आल्सो मीट ए चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और इस प्रकार नेशनल स्टेट बनने के बाद में इसने जो है लोगों की समझ को बदल दिया, वहाँ के रहने वाले लोगों की पहचान को बदल दिया, आइडेंटिटी को बदल दिया और उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उनसे संबंध को बदल दिया कि किस प्रकार से। क्योंकि जो पहले थे क्या हो कि एक राजा के अधीन थे, उनको नेशन से कोई मतलब नहीं होता था। वो अपनी एक जाति के नाम से, अपने धर्म के नाम से, अपनी लैंग्वेज के नाम से पहचाने जाते थे। ठीक है नहीं? कि भाई ये जो है फ्रेंच बोल रहा है, ये वो तो फ्रेंच, ये जर्मन बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, इस प्रकार से पहचाने जाते थे। ठीक है नहीं? लेकिन उनका जो है नेशनल कोई नहीं था। न्यू सिम्बॉल्स एंड आइकॉन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज बिलोंग, न्यू लिंक्स एंड डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज। अब क्या है, जब नेशन स्टेट बन गए तो नए सिम्बल्स आ गए, वहाँ पर नए आइकॉन्स आ गए, न्यू सॉन्ग्स आ गए, न्यू आइडिया, नए नए विचार आ गए, नए नए लिंक और नई नई बाउंड्रीज। देश की जो कंट्रीज की बाउंड्रियाँ होती थी वो भी बदल गई, उनकी सीमा भी बदल गई। क्योंकि पहले छोटे छोटे राज्य होते थे, अब एक पूरा राष्ट्र बन गया तो उनकी सीमा भी यूरोप में बदल गई थी। और उनकी कम्युनिटीज़ जो थी वो सारे के सारे एक जाने पहचान ला जाते थे कि भाई हम जो है इटालियन हैं, हम जो है अभी ये जर्मन लोग हैं, जर्मन कंट्री के लोग हैं, हम जो फ्रांस के लोग हैं। इस प्रकार से वो जाने लगे थे। तो मतलब वो एक नेशनल स्टेट बन गए थे वहाँ पर। ठीक है नहीं? इट मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ द न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस। अब जो आप पढ़े हो उसको कि भाई वहाँ पर जो है बहुत सी कंट्रियों में ये नेशन बनाने के लिए, नेशन की पहचान करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस चला था वहाँ पर। आपको पता है कि 1789 से लेकर के फ्रांस रिवॉल्यूशन से लेकर के और लास्ट तक मेकिंग ऑफ द जर्मनी, मेकिंग ऑफ द इटली, और मेकिंग ऑफ द ये जो ब्रिटेन किस प्रकार से बना था। ठीक है नहीं? फ्रांस किस प्रकार से आज़ाद हुआ था। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग वो है वहाँ पर प्रोसेस चले थे। आपको पता है, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है नहीं? अच्छा, इटली वगैरह किस प्रकार बने, जर्मनी, तो ये पूरा प्रोसेस चला था, लंबा प्रोसेस चला था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। तो लेकिन अब जो भारत की सवाल आता है कि भारत के अंदर की जो है भावना कैसे आई, हम ये इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। वो हमने पढ़ लिया है पीछे, ये अब ये पढ़ेंगे भारत के अंदर ये भावना कैसे हुई और भारत में जो एक नेशन राष्ट्र कैसे बना। आज वर्तमान में जो हमारा इंडिया है ये कैसे बना। आपको पता है कि 1947 से पहले हमारा इंडिया जो है अंग्रेज़ों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 में हमारा इंडिया जो है नेशन के रूप में, हमारा स्वतंत्र नेशन के रूप में बना है। तो वो किस प्रकार से हमारे अंदर भावना आई, किस प्रकार से क्या क्या हुआ, क्या क्या आंदोलन हुए, क्या क्या लोगों ने पीड़ाएँ सही, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है नहीं? तो हम शुरू करते हैं। इन इंडिया एंड इन मनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन
इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनीज मूवमेंट। जैसे भारत और दूसरे कई देशों में जो कॉलोनीज का अर्थ होता है, आपको मैंने बता रखा है कि कॉलोनीज का अर्थ होता है कि भाई जहाँ पर दूसरे देश का अधिकार हो, तो वहाँ पर क्या है, अधिकतर यूरोपीय कंट्रीज़ का अधिकार होता है, मतलब वो शासन होता था वहाँ पर, जहाँ दूसरे देश का शासन होता है उसको कॉलोनीज बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो हमारे भारत भी जो है एक कॉलोनीज के रूप में था, क्योंकि हमारे ऊपर जो अंग्रेज शासन कर रहे थे। और इसी प्रकार से ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इंटेंसिटी कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनीज मूवमेंट। और ये जो बढ़ रहा था मॉडर्न जो नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही थी, आधुनिक भावना बढ़ रही थी, ये क्या थी, हमारे किससे संबंधित थी, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से संबंधित थी। एंटी कॉलोनी मूवमेंट में तो जो है भाई, आप जो है हमारे देश को स्वतंत्र करो, आप यहाँ से चले जाओ, अंग्रेज यहाँ से चले जाओ, जो हमारे ऊपर कि भाई हम जो है जो हमारे देश को जो है शासन कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से चले जाओ और हमारा देश को एक नेशनल राष्ट्र के रूप में बनने दो। हमारा मूवमेंट इस प्रकार से था। तो आप देख रहे हैं कि यूरोप के लोगों का जो मूवमेंट था वो एक अलग था, हमारा था अलग था, क्योंकि वहाँ एक छोटे छोटे राजा राज करते थे, उसके बाद में उनको इकट्ठा करना था उनको। लेकिन हमारे ऊपर तो पूरे देश पर दूसरे कंट्री आकर के राज कर रही थी, तो हमने उनको यहाँ से निकालना था और हमारा एक राष्ट्र बनाना था। हमारी ये भावना ये थी। अब ये किस प्रकार से भावना हमारी सफल होती है, यही चीज़ हम जो है इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। अब देखो अभी, पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रगल विद कॉलोनाइज्म। अब लोगों ने जो है अपने एक होने के लिए, किस प्रकार से एक होने के लिए जो प्रोसेस अपनाए, स्ट्रगल किया लोगों के प्रति कॉलोनिज्म के अगेंस्ट में, वो किस प्रकार से किया। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द कॉलोनिज्म प्रोवाइड ए शेड बॉन्ड दैट द टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। अब क्या है, ये जो कॉलोनीज जो सरकार थी, जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, जो कॉलोनिज्म थी, उसके विरुद्ध में उसके ऑप्रेस्ड करने के कॉलोनिज्म के अंदर जो है ऑप्रेस्ड और दबाया जाना, जो दबाया जाना की जो सेंस थी, भाई लोग जो है कॉलोनिज्म जो अंग्रेज़ लोग हमारे को दबा रहे हैं, उसके विरुद्ध में सभी लोगों को शेड इकट्ठा किया गया और एक सूत्र में बांधा गया। बहुत से ग्रुपों को, भिन्न भिन्न जो ग्रुप थे हमारे देश के अंदर, अपने ही देश के समूह में, उन सबको इकट्ठा किया गया और उनको एक सूत्र में बांधा गया और उनके प्रति स्ट्रगल किया गया कॉलोनिज्म के प्रति। कॉलोनिज्म मतलब अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध। सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जो है आता है कि बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। लेकिन भारत के अंदर भी अलग अलग जो ग्रुप थे लोगों के, अलग अलग क्लास थी, उनका सबका प्रभाव कॉलोनिज्म के प्रति अलग अलग था, ठीक है नहीं। किसी का कुछ था, किसी का कुछ प्रभाव था जो अंग्रेज़ों के साथ में, कोई अंग्रेज़ों के साथ भी देना चाहते थे, कोई अंग्रेज़ों के खिलाफ भी थे, कोई उसके अंदर सर्विस भी कर रहे थे। तो देयर एक्सपीरियंस वर वेरिड, और उनके एक्सपीरियंस तो जो भिन्न भिन्न थे, वो मेल नहीं खा रहे थे। एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम, और उनके स्वतंत्रता के जो विचार थे, नोशन थे, भावनाएं थी, वो भी सेम नहीं थी। अब मान लो कि भाई कुछ लोगों को अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा सुविधाएं दे रखी थी, ऊंचे ऊंचे ओहदे दे रखे थे, तो वो क्यों चाहेंगे कि अंग्रेज़ यहाँ से जाएं? वो तो नहीं चाहते थे भाई वो अंग्रेज़ों के साथ रहना। तो इस प्रकार से सभी के लोग जो है अलग अलग, हर एक क्लास की अलग अलग विचार थे उसके अंदर, किसके अंदर, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में, अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर जाने के लिए। तो किस प्रकार से इकट्ठे हुए, कैसे हुए, क्या हुआ, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आराम से, ठीक है नहीं। अब आगे क्या है, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अंदर जो कांग्रेस थी, कांग्रेस, ये आपको पता है कांग्रेस जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, ठीक है नहीं। तो कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्म दीज ग्रुप टुगेदर विद इन ए मूवमेंट। और जो कांग्रेस सरकार थी वो महात्मा गांधी की, कांग्रेस सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो थी, जो ये महात्मा गांधी के अंडर में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उसने लोगों को, इस मूवमेंट को इकट्ठा करने की कोशिश की, कि सभी के लोगों को मूवमेंट को इकट्ठा एक होकर चलाने की कोशिश की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सभी लोगों के इकट्ठा होकर के, क्योंकि अलग अलग थे, मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, कोई मुस्लिम समुदाय था, कोई दूसरे समुदाय थे, इस प्रकार से अलग अलग वहाँ पर वो थे, तो सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, ठीक है नहीं।
बट द यूनिटी डिड नॉट अमरज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये जो है एकता जो है ये बिना मतभेद के नहीं इकट्ठी हो पा रही थी, इसमें बहुत मतभेद थे इसमें, ठीक है, एकता होने में कॉन्फ्लिक्ट थी इसमें, ठीक है। अब किस प्रकार कॉन्फ्लिक्ट थी, क्या थी, वो हम आपको आगे बताएंगे। मतलब उनके विचारों में मतभेद थे, ठीक है ना, सिंपल भाषा में बताते हैं हम आपको, ठीक है। अब क्या है, in an earlier textbook you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of 20th century। अब क्या है कि भाई आपने 20th century से पहले के दशक के बारे में आप पहले अपने 8वीं क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हैं। आपको NCERT की बुक में 8th क्लास तक आपको ये चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं 1920 से पहले के बारे में। तो इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920 एंड स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबिएंट ओबीडियंस मूवमेंट। अब जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भाई 1920 के बाद का, 1920 दशक है उसके बाद का हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे उसके बाद का, कि उससे पहले जो आप NCERT 8th क्लास की बुक में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम उसके 8th या 9th क्लास की बुक में आप लोग है उसको पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कुछ आपने, तो ये आप पढ़ चुके हैं NCERT के पहले बुक में। तो इस प्रकार से 10th में जो आप पढ़ेंगे ये 1920 के बाद की स्टडी करेंगे। और उसके बाद का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उसके बाद असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबिएंट, तो सिविल असहयोग मूवमेंट जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और सिविल असहयोग आंदोलन। तो इस सब को जो है हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे किस प्रकार से ये वो है। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस sought टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन चलाए, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, और किस प्रकार से अलग अलग देश के जो सोशल ग्रुप थे, सामाजिक ग्रुप थे, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और किस प्रकार से लोगों की भावनाओं को एक करने के लिए उनको इकट्ठा किया गया, और एक राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की भावना, उनके विचार उनके अंदर भरे गए। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो है एक इसमें चित्र दिखाया हुआ है, मास प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट्स बिकेम ए कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के अंदर भीड़ को दिखाया गया है इसमें, ठीक है नहीं। जब राष्ट्रीय आंदोलन थे तो किस प्रकार से इस चित्र के अंदर ये पूरे के पूरे लोगों की भीड़ को दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो अब आगे जो है पढ़ते हैं हम। ये है हमारा नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट जो है इसमें है हमारा नंबर 1 पॉइंट में है, इन द ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट। देखो सबसे पहले नंबर पॉइंट हमारा है क्या, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले वर्ल्ड वार के बारे में, उसके बाद खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो इसके अंदर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसमें क्या क्या समस्याएं आई, फिर जो खिलाफत आंदोलन चला, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चला, ये चीज़ के बारे में हम इस नंबर 1 पॉइंट में कवर करेंगे। जो हमारा ये नंबर 1 पॉइंट है इस चैप्टर का, इसमें हम कवर करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, ठीक है ना। मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँ। अब जो है इन द ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट spreading the new areas, incorporating new social group and developing new modes of struggle। अब जो है आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आपने देखा कि 1919 के बाद हम देखते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट था वो फैल गया एक नए नए एरिया के अंदर। नेशनल मूवमेंट जो था हमारा
राष्ट्रीय आंदोलन था वो नए नए एरियो में फैल गया। एंड इनकॉपरेटिंग न्यू सोशल, और नए नए जो सोशल ग्रुप थे वो उसके अंदर कोऑपरेशन करने लगे एंड डेवलपिंग न्यू मॉडल ऑफ स्ट्रगल, और नया एक स्ट्रगल करने का, एक आंदोलन करने का नए नए तरीके अपनाए गए। ठीक है नहीं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हुआ, जो आंदोलन था, जो स्ट्रगल था जो नेशनलिज्म के प्रति, वो किस प्रकार से वो डेवलप हुआ, और व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे, और उसके अंदर क्या क्या इम्प्लीकेशन आई, क्या क्या उसके में प्रभाव हुए, उनका क्या क्या परिणाम मिला। ठीक है नहीं, और क्या क्या हम उसके अंदर अपनाया। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले तो हम जो आपने वर्ल्ड वार जो पढ़ा था, आपने पहले मैं जो यूरोप के बारे में बता दिया कि भाई 1940 में जो है वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। समझिए ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 में शुरू हो गया था, ये किस कारण हुआ था वो मैंने आपको यूरोप की हिस्ट्री में पढ़ा दिया है पूरा। ठीक है नहीं। तो यूरोप की हिस्ट्री में पढ़ा दिया कि बाल्कन क्षेत्र के द्वारा जो है सभी शक्तियाँ जो उसमें इंटर कर गई थी, यूरोपियन पावर, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार का शुरू जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ा। क्यों पड़ा भाई? क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज़ जो है इस वर्ल्ड वार के अंदर सम्मिलित थे। अंग्रेज़ ये जो है इस वर्ल्ड वार में यूरोपियन शक्तियाँ थी, वो आपस में लड़ रही थी। ठीक है ना, वहाँ पर यूरोप में। तो अब सुन लो अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। अब जो वार ने जो है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, उसने नई नई आर्थिक और पॉलिटिकल समस्याएं खड़ी कर दी। ठीक है नहीं। वो कैसे खड़ी? इट लेट नो हु इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम वर इंट्रोड्यूस्ड। तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1940 में शुरू हो गया था, और उस समय हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज़ जो है यूरोप के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर भाग ले रहे थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो है डिफेंस के ऊपर, सेना के ऊपर खर्च बढ़ गया। सेना के ऊपर खर्च बढ़ने के कारण, क्योंकि आपको पता है युद्ध के अंदर तो गोला बारूद भी चाहिए, सैनिक भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसमें काफ़ी खर्चा बढ़ जाता है। अब वो जब खर्चा बढ़ गया वहाँ अंग्रेज़ों का वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, लीड ए हु, देखो फर्स्ट ऑफ वर्ल्ड वार, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, इट लीड ए हु इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर। यहाँ पर क्या है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन। अब क्या है, ये लिया गया किस प्रकार से को मैनेज किया गया, लोन के द्वारा। उन्होंने, अंग्रेज़ों ने लोन लिया, अपने देश में लोन लिया, और क्या किया, जब लोन से भी काम नहीं चला तो उन्होंने क्या किया, एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, और उन्होंने क्या है, टैक्स बढ़ा दिए। हमारे इंडिया में भी टैक्स बढ़ा दिए, क्योंकि अंग्रेज़ों का सरकार यहाँ पर थी, अंग्रेज़ों की सरकार वहाँ पर थी। तो वहाँ से बोला भाई चलो अब युद्ध हो रहा है तो इंडिया से भी आप हमारे पास मदद करो, और आप इस प्रकार से पैसे वगैरह भेजो। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए गए, कस्टम ड्यूटीज़ लागू कर दी गई। कस्टम ड्यूटीज़ मतलब जो सामान बिक्री हो रहा है उसके ऊपर, आयात के ऊपर, सामान के ऊपर, और वो रेज कर दी। एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, और उससे पहले इंडिया में इनकम टैक्स नहीं होता था। जो आजकल इनकम टैक्स लग रहा है ना कमाई के ऊपर, इनकम के ऊपर, वो नहीं होता था, और उन्होंने भी इनकम टैक्स शुरू कर दिया भारत में, ताकि पैसा इकट्ठा करने के लिए। ठीक है नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थ्रू द वार ईयर प्राइसेस इंक्रीज्ड, डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। अब जो है 1913 में जो प्राइसेस थी वो 1918 तक, मतलब जो वस्तुओं की प्राइसेस थी वो क्या होगी, डबल हो गई। जैसे मान लो पहले जो कोई आइटम 10 रुपये का मिलता था 1930 में, तो 1980 में वो 20 का हो गया, डबल हो गया, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और इसके लिए जो है, जो कॉमन पीपल थे इंडिया में, आम आदमी था, उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास पैसा था नहीं, और मान लो चीज़ों की कीमत बढ़ गई, इनकम बढ़ी नहीं, तो उस प्रकार से काफ़ी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। और दूसरी समस्या क्या आ गई, एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट
फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया कास्ट वाइड स्प्रेड एंगर। अब क्या हुआ, जब वहाँ पर जो है पैसे की ज़रूरत थी, धन की ज़रूरत थी, उसके लिए तो इनकम टैक्स लगा दिया, कीमतें बढ़ा दी, ठीक है नहीं, ये सब कर दिया उन्होंने, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। लेकिन उसके अलावा वार के अंदर तो कम से कम क्या करना पड़ेगा, सैनिक भी भेजने पड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई तो सैनिक लड़ते हैं ना। अब उसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उसने क्या किया कि भाई विलेजेज वर कॉल्ड अपॉइंट ऑफ सप्लाई सोल्जर। अब गाँवों में कहा कि जो सोल्जर है, सोल्जर को भर्ती करो सेना में सप्लाई करने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर भेजो, और फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, और ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया। जो भी जवान दिखाई देते थे, जवान लड़के दिखाई देते थे, उनको क्या करना, ज़बरदस्ती उन्होंने भर्ती कर लेना, चलो तुम सेना में चलो और हमारी लड़ाई करो रूरल एरिया के अंदर, और कार्ड वाइस टपर करो। इससे बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि जब ज़बरदस्ती लोग पकड़ के लड़ाई में ले जाएंगे सैनिकों को, सेना के लड़ने के लिए, तो इससे क्या है, देहात के अंदर, गाँव के अंदर भी बहुत वाइड सेपरेट एंगरों को बहुत अंग्रेज़ों के प्रति क्या है, बहुत गुस्सा फैल गया। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के प्रति क्या है, इसमें काफ़ी नाराज़गी हो गई। आप किसी भाषा में समझ लो इसको, ठीक है नहीं, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह समझाओ, ठीक है। देन इन 1918 and 19 and 1920 and 21 क्रॉप्स फेल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और दूसरी घटना क्या घटी कि भाई 1918 और 1919 से लेकर और 1920-21 में जो भारत के अंदर जो है क्रॉप्स फेल हो गई, जो फसलें थी वो क्या हो गई, फेल हो गई मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, रिजल्टिंग इन द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भोजन की कमी हो गई, भूखमरी हो गई। जब भाई फसल बर्बाद हो गई तो भोजन नहीं मिलने लगा लोगों को, भूखमरी हो गई, भूख मरने लगे। दिस वाज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और इसके साथ ही एक और क्या हुआ कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई, ठीक है ना। जो महामारी फैल गई तो इस महामारी के कारण अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ बहुत सारे लोग मर गए महामारी के कारण। एक तो भूखमरी थी, दूसरी महामारी हो गई, वर्ल्ड वार हो गया। तो वर्ल्ड वार तो चला 1914 से 1918 तक चला, वहाँ तक तो वर्ल्ड वार चला, उसकी ऊपर से कीमतें बढ़ गई थी। उसके बाद 1989 में क्या हुआ, ये जो है 2021 तक क्या हुआ कि फसल खराब हो गई, उसके बाद भूखमरी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि इसी के साथ साथ वहाँ पर जो है महामारी फैल गई। महामारी मतलब बहुत तगड़ी बीमारी, जिसको बोलते हैं बहुत तगड़ी बीमारी, जिसमें कई संख्या में लोग मरते थे। जैसे अभी कोरोना फैला था ना, इस प्रकार से कोई बीमारी वहाँ पर उसमें फैल गई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1921, अब 1921 में जो जनगणना की गई उसके अनुसार देखो, हमेशा जो है हर एक जनगणना में लोगों की क्या जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। लेकिन ये एक ऐसा सेंसस था जो 1920 का जो जनगणना थी वो ऐसी थी जिसके अंदर 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड द एपिडेमिक। क्या भूखमरी और बीमारी के कारण जो है 12 to 13 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 20 लाख टू 1 करोड़ 30 लाख लोग जो है 1 करोड़ 20 लाख मतलब 1.2 करोड़ टू 1.3 करोड़ लोग जो है वो इस बीमारी में मारे गए। समझ गए ना आपको। तो इसके लिए मर गए और कम हो गए, वहाँ पर जनसंख्या जो है कम दिखाया उसमें, ठीक है नहीं, कि जनसंख्या घट गई इस सेंसस में, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है। तो आगे क्या होता है देखो, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब जो है ये सब हो रहा था, परेशानियाँ हो रही थी। अब अंग्रेज़ों को निकालने के लिए या अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन उठाने के लिए क्या क्या किया जाना गया कि सबसे पहले क्या विचार आया कि भाई हम जो है ना सत्याग्रह करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, अपनी बातों को मनाने के लिए, अपने और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, ठीक है नहीं। तो ये आइडिया सत्याग्रह का विचार आया, ठीक है। अब सत्याग्रह का जब विचार आया तो ये किस प्रकार से, दो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। आपको पता है कि महात्मा गांधी जो पहले अफ्रीका में चले गए थे, अफ्रीका में वो जो है आंदोलन कर रहे थे,
तो अफ्रीका में महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटे इंडिया में कब? 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से लौटे, कि वहाँ पर जो है आंदोलन चल रहा था किस चीज़ का? नस्ल भेद का, मतलब गोरे और काले में भेद हो रहा था। वहाँ पर काले लोगों को जो है वहाँ पर मतलब सुविधा नहीं मिलती थी, गोरे लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी, इसके खिलाफ वहाँ पर आंदोलन चल रहा था। तो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें देखो, आप देख रहे हैं महात्मा गांधी को जो वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था। देखो यहाँ पर है, इंडियन वर्कर्स इन द साउथ अफ्रीका मार्च थ्रो वर्कनैंड, ये 6 नवंबर 1913 में है। ये महात्मा गांधी ने वहाँ पर आंदोलन किया था अफ्रीका में, इसका लीड किया था, ठीक है नहीं। महात्मा गांधी वाज लीडिंग द वर्कर्स, वर्करों को लीडिंग कर रहे थे फ्रॉम न्यूकास्टल टू ट्रांस वहाँ की जगह का नाम है, वहाँ से वहाँ तक के लिए आंदोलन कर रहे थे और लीड कर रहे थे इसमें। व्हेन दी मार्चर्स वर स्टॉप्ड एंड गांधी अरेस्टेड, थाउजेंड्स ऑफ मोर वर्कर ज्वाइंड द सत्याग्रह। वहाँ पर क्या किया, जो महात्मा गांधी अपने उनके साथ में वर्करों के साथ में लीड कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको रोक दिया गया और महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। और इसी समाचार के साथ में हजारों वर्कर्स जो है उस आंदोलन में और भाग लेने लग गए, ठीक है ना। ये अफ्रीका की है। तो महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से इंडिया में कब आए थे? 1915 में, ठीक है। कब आए थे आप ध्यान रखना अभी, 1915 में वो आ गए थे। और वो वहाँ पर जो है अफ्रीका के अंदर आए थे। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फोर्ट, जहाँ पर उसने सक्सेसफुली आंदोलन किया था और लड़ा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। अंग्रेज मतलब वो नहीं, अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं, नस्ल भेद के खिलाफ, ठीक है नहीं। For the racist regime with a novel method of the mass agitation which he called सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह के कारण वहाँ पर उन्होंने जो बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर ये मत नस्ल भेद के खिलाफ उन्होंने लड़े थे और सफलता प्राप्त की थी। उसको सत्याग्रह का आंदोलन दिया था वहाँ पर, कहाँ पर? अफ्रीका में। तो अब जो है वो वहाँ पर सत्याग्रह से होकर के यहाँ पर इंडिया में आ गए थे। अब जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and he need to search for truth। अब जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह होता है ये पावर ऑफ ट्रूथ होता है। क्या होता है ये? पावर ऑफ ट्रूथ होता है, ठीक है नहीं। The idea of सत्याग्रह emphasizes the power of truth and the need to search for truth। जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह होता है ये किस प्रकार से होता है? ये जो है दबाव डालता है किसके ऊपर? सच्चाई के ऊपर, ठीक है। ये सच्चाई के ऊपर दबाव डालता है, ट्रूथ एंड द नीड फॉर सर्च फॉर। और ये क्या है? इसमें आवश्यकता है क्या है? सच्चाई को खोजने की। इसमें सच्चाई को खोजने की आवश्यकता है। इट्स सजेस्टेड दैट इफ द काज वाज ट्रू, और वो सलाह देता है कि यदि कारण जो है अगर सही है, तो मैंने बताया कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। और सत्याग्रह खोजने की आवश्यकता देता है। इट सजेस्टेड दैट इफ द काज वाज ट्रूथ, ये कहता है कि भाई अगर आपका कारण सही है, आपको सत्याग्रह का कारण सही है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसके प्रति? इनजस्टिस, अन्याय के प्रति अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, देन फिजिकल फोर्स वाज नो नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तो जो है आपको जो है फिजिकल फोर्स मतलब आमने सामने लड़ने के लिए या किसी आंदोलन चलाने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। आपस में लड़ने के लिए किसी सेना की या किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सत्याग्रह के द्वारा उनको मना सकते हो। इसका मतलब ये है भाई, ठीक है नहीं। तो विदाउट सीकिंग विजेंस और बीइंग अग्रेसिव, सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। अब जो है बोलता है कि भाई बोलता है कि विदाउट सीकिंग वेंजेंस बीइंग अग्रेसिव, बिना अग्रेसिव हुए, बिना किसी के ऊपर हमला किए, ये सत्याग्रही जो है अपने विन द बैटल थ्रू वायलेंस। जो सत्याग्रही हैं जो अपना जो वायलेंस है उसके अगेंस्ट में वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है नहीं। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग
टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेसिव पीपल। और ये किया जा सकता है किस प्रकार से, जो आपको दबा रहा है उससे अपील करके, जो आपके ऊपर ऑपरेसर है, जो आपके ऊपर दबाव डाल रहा है या आपके ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, ठीक है नहीं, या आपके ऊपर जो है उसको आप अपील करके मना सकते हो, बोलता है, ठीक है नहीं। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर, भाई जो है, जो लोग दबाव डालने वाले हैं, आपको दबाने वाले हैं, वो लोग जो है हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ, कि वो भी सच्चाई को जानेंगे, इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। इसकी अपेक्षा की वायलेंस किया जाए, मतलब मारपीट वायलेंस किया जाए, उसकी अपेक्षा क्या है, आप इसके अंदर उनको एक्सेप्ट करा सकते हो, किसको, उनकी सच्चाई को, कि आपकी जो सरकार जो आपके ऊपर है ऑपरेसिव है, उस सरकार से आप वायलेंस करा सकते हो। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बोर्न टू अल्टीमेटली ट्रियम्फ। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धरना ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो इस स्ट्रगल के द्वारा जो सच्चाई है वो अल्टीमेटली अपने लाई जा सकती है, और महात्मा गांधी इसमें विश्वास करते थे कि धरना और नॉन वायलेंस, बिना वायलेंस किए, बिना कहीं मारपीट किए, बिना कोई दंगा किए, हम इस पर जो है सारे इंडियन मिल कर के इस पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है, ठीक है नहीं।